नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन में। दोस्तों, आज का जो अपना सेशन रहेगा वो प्रोडक्ट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस के ऊपर रहेगा। तो जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी में जितने भी टाइप के प्लान हैं या प्रोडक्ट हैं उसको आज अपने इस सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि द कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो जो जनरल इंश्योरेंस का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो सेक्शन 2 के अंतर्गत है। और ये किस एक्ट के अंतर्गत है? इंश्योरेंस एक्ट 1938 में इसको डिवाइड किया गया है या क्लासिफिकेशन किया गया है, अलग अलग टाइप के जो प्लान है या प्रोडक्ट है उसको। तो सबसे पहले आता है फायर इंश्योरेंस। तो फायर इंश्योरेंस देखिए, दिस ब्रांच कवर द इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट द रिस्क ऑफ फायर, राइट, फ्लड, अर्थक्वेक, ठीक है, एंड आल्सो इंक्लूड इंश्योरेंस फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू ऑफ सच डैमेज। तो फायर के कारण, फ्लड या अर्थक्वेक के कारण अगर कोई प्रॉपर्टी को डैमेज होता है तो उसके रिस्क को ओवरकम करने के लिए फायर इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो अपनाई जाती है। नंबर देखिए 2 है मेरीन इंश्योरेंस। इसमें 2 ब्रांचेस हैं, एक तो है मेरीन कार्गो इंश्योरेंस और दूसरी है मेरीन हल इंश्योरेंस। मेरीन कार्गो इंश्योरेंस में देखिए क्या आता है, दिस ब्रांच डील विद द इंश्योरेंस ऑफ गुड इन ट्रांजिट बाय द रोड, रेल, सी और एयर अगेंस्ट वेरियस रिस्क। तो जो भी गुड्स है, जो सामान है, उसका अपने ट्रांसपोर्ट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर थ्रू रोड, रेल के द्वारा, सी समुद्र के द्वारा, या फिर एयर, ठीक है, या हवाई जहाज के द्वारा। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गुड्स की सप्लाई की जाती है तो उसमें जो रिस्क होता है उसको ओवरकम करने के लिए कौन सी ब्रांच आती है? मेरीन कार्गो इंश्योरेंस। तो याद रखना, कार्गो से अपने गुड्स को याद रखना है। नंबर 2 है इसमें मेरीन हल इंश्योरेंस। तो इसमें क्या है? हल इंश्योरेंस रिलेट टू द इंश्योरेंस ऑफ द ओशन गोइंग स्टीमर, मोटर लॉन्चेस, फिशिंग वेसल अगेंस्ट सच रिस्क एज फायर, कोलिजन, स्टॉर्म एंड स्ट्रेनिंग एक्सेट्रा। तो इसमें देखिए क्या है कि हल इंश्योरेंस में क्या है कि हल इंश्योरेंस रिलेट करता है कि जो इंश्योरेंस यानी ओशन यानी समुद्र में जो स्टीमर है या फिर जो मोटर लॉन्चेस है या फिशिंग वेसल है, जो भी समुद्री जहाज या नाव जो समुद्र में जाती है और उसमें कुछ डैमेज हो जाता है, ठीक है, मान लो कि कोई समुद्री तूफान के कारण या फिर किसी चट्टान से टकराने के कारण, या मान लो कि कुछ पार्ट में आग लग गई, तो उसके रिस्क को ओवरकम करने के लिए, यानी समुद्री जहाजों को या समुद्री नाव के रिस्क को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, तो ये कौन सी ब्रांच है? मेरीन हल इंश्योरेंस। तो ये अपने को याद रखना है। कार्गो में गुड्स आते हैं, हल में जो समुद्री जहाज हैं वो आते हैं, ये अपने को याद रखना है। नंबर 3 देखिए, इसमें जो टाइप है वो है मिसलेनियस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। इसमें देखिए क्या है, दिस ब्रांचेस कंसिस्ट ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ पॉलिसीज एंड डील विद ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस डील विच आर नॉट ट्रांजैक्टेड इन फायर एंड मेरीन ब्रांचेस। तो इसमें क्या है कि जो फायर और मेरीन ब्रांचेस हैं इसको छोड़कर जितने भी टाइप के प्रोडक्ट या प्लान आते हैं, चाहे वो मोटर इंश्योरेंस है, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस है, या फिर पर्सनल एक्सीडेंटल है, सिकनेस है, पब्लिक लाइबिलिटी है, वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस है, तो ये जितने भी टाइप के जो मेजर क्लासेस है प्लान के, ये किस में आते हैं? ये आते हैं मिसलेनियस इंश्योरेंस में या मिसलेनियस एक्सीडेंट इंश्योरेंस, अपने आप इसमें बोल सकते हैं। तो मेजर 3 टाइप की ब्रांचेस होती हैं जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट में, ये आपको याद रखनी है। फायर इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस। मेरीन इंश्योरेंस को 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। और नंबर 3 है मिसलेनियस इंश्योरेंस, ठीक है। तो फायर और मेरीन इंश्योरेंस को छोड़कर जितने भी टाइप के प्रोडक्ट या प्लान है वो आते हैं मिसलेनियस एक्सीडेंट इंश्योरेंस के अंतर्गत। आगे चलते हैं। सबसे पहले देखिए अपने कर लेते हैं फायर इंश्योरेंस। तो फायर इंश्योरेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड कवर द फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू डैमेज टू द प्रॉपर्टी राइजिंग आफ्टर द फायर एक्सप्लोजन, ठीक है। तो फायर, आग के कारण जो भी प्रॉपर्टी को फाइनेंशियल लॉस होता है उसको उसका फाइनेंशियल रिस्क प्रोवाइड करने के लिए फायर इंश्योरेंस डिजाइन किया जाता है, ठीक है। और जो फायर पॉलिसीज में आल्सो कवर डैमेज थ्रू इंपैक्ट ऑफ द व्हीकल, राइट, टाइफून, साइक्लोन, स्ट्राइक और अदर मालसियस एक्ट। तो ये जितने भी टाइप के जो एक्ट है इसको भी फायर इंश्योरेंस कैटेगरी में, यानी इन कारणों की वजह से भी अगर कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो वो भी फायर इंश्योरेंस के अंतर्गत ही कवर किया जाता है। आगे देखिए, फायर पॉलिसीज आर नेम्ड पेरिल पॉलिसी। तो याद रखना,
पेरिल पॉलिसी किसे कहा जाता है? ये फायर इंश्योरेंस को ही या फायर पॉलिसी को ही कहा जाता है। वेयर द पेरिल आर लिस्टेड, तो जो भी पेरिल होते हैं वो फायर इंश्योरेंस कैटेगरी में क्या होते हैं? लिस्ट होते हैं। एक्सक्लूजन आर द मेंशन्ड सेपरेटली अंडर द रिलेवेंट सेक्शन, जो एक्सक्लूजन होते हैं यानी किस किस कंडीशन में जो डैमेज है या जो रिस्क कवर है वो नहीं दिया जाएगा, वो अलग से मेंशन किया जाता है, अलग इसमें अलग सेक्शन होता है। आगे देखिए, एड ऑन कवर विच आर एडिशनल पेरिल ऑफर्ड बाय द इंश्योरर, तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर कुछ अलग प्रकार के रिस्क को भी कवर किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एड ऑन कवर। ठीक है, मान लो कि फायर इंश्योरेंस में आपने मान लो फ्लड के कारण या फिर किसी साइक्लोन के कारण भी कोई डैमेज होता है तो ये क्या होगा? ये एड ऑन कवर में होता है। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है? ये जो पॉलिसी होल्डर होते हैं उसको ऑफर करती है अलग से, तो वो उसको क्या कर सकते हैं? इंक्लूड कर सकते हैं, जो अदर टाइप के जो रिस्क है या जो पेरिल है उसको इंक्लूड कर सकते हैं। मे बी ऑप्टेड फॉर सेपरेटली, तो यहाँ पे देखिए जो ये अलग अलग है ये कौन कौन से हैं, जैसे अर्थक्वेक कवर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक प्रकार का एड ऑन कवर है क्योंकि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में अर्थक्वेक कवर भी दे रही है। ठीक है, वार रिस्क आर एक्सक्लूडेड, अगर मान लो जो वार के कारण या किसी युद्ध के कारण कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है पॉलिसी होल्डर को तो उसको एक्सक्लूड किया गया, यानी उसको इस कंडीशन में क्या होगा? जो पॉलिसी होल्डर है उसको डैमेज की राशि है या जो फाइनेंशियल लॉस है वो उसका कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। तो जैसे ये तो हो गया अर्थक्वेक कवर, ये हो गया इंक्लूड, और वार रिस्क है वो हो गया एक्सक्लूड। तो ये अलग अलग सेक्शन में इसको क्या किया है? डिफाइन किया जाता है इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में। आगे देखिए, सच इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन बिकम नेसेसरी ड्यू टू द वैरायटी ऑफ द causes of the possible damage in real life and the expenditure related to the damage such as debris removal and the consequential losses। तो जैसे मैंने बताया कि जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है उसको वो जरूरी है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में कि किस कंडीशन में कंपनी को जो फाइनेंशियल लॉस है वो पॉलिसी होल्डर को कंपनसेशन के रूप में देना है या फिर नहीं देना। तो ये अपने को याद रखना है। फायर पॉलिसी को पेरिल पॉलिसीज भी कहा जाता है। एड ऑन कवर के तहत अलग अलग प्रकार के पेरिल को क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है, लाइक अर्थक्वेक कवर है। ठीक है, और इसके अलावा जो एक्सक्लूजन है यानी किस कंडीशन को कवर नहीं किया जाएगा, जैसे वो रिस्क है तो ये अलग से उसमें मेंशन किया जाता है पॉलिसी में कि हम इस कंडीशन में आपको जो कंपनसेशन है वो नहीं दे सकते। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखिए लॉस ऑफ बिजनेस इनकम। तो इसमें देखिए क्या है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर मान लो फायर के कारण अगर कोई डैमेज होता है तो जो बिजनेस लॉस होता है या जो इनकम की लॉस होती है वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये किस हिसाब से करती है? देखिए, फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज में हैव ए प्रोविजन टू प्रोवाइड फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, कि जो आपका जो प्रॉफिट का जो लॉस होना था, जो भी बिजनेस था आपका, और वो फायर लगने यानी आग लगने से या जो भी पेरिल है उसकी वजह से आपको डैमेज हुआ तो वो भी कवर देती है। अब देखिए, अंडर दिस प्रोविजन द इंश्योरेंस प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ बिजनेस एंड कॉन्सिक्वेंशियल लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू फायर, कि जो भी कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है या फिर जो बिजनेस में जो आपका लॉस हुआ फायर के कारण उसका भी कंपनसेशन कंपनी देती है टिल नॉर्मलिटी इज रिस्टोर्ड। तो ये अपने को याद रखना है कि जब तक कि जो नॉर्मलिटी है वो रिस्टोर ना हो जाए, यानी कोई भी जो डिसीजन है वो ना आ जाए, तब तक क्या होगा? डिसीजन आने के बाद क्या होगा? जब नॉर्मलिटी रिस्टोर्ड हो जाएगी तो ये जो कंपनसेशन है वो पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, द पीरियड फॉर विच दिस कंपनसेशन इज टू बी प्रोवाइडेड इज चूजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द पॉलिसी। तो ये जो पीरियड होता है कि आपको जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ आग लगने से, तो वो आपको कंपनसेशन का जो पीरियड है वो आपको चूज करना होता है जब आप पॉलिसी शुरू करते हो, कमेंसमेंट ऑफ द पॉलिसी। दिस पीरियड यूजुअली वेरियस बिटवीन 3 मंथ टू 3 ईयर। तो ये आपने को याद रखना है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट में जो पीरियड चूज कर सकते हैं वो क्या होता है? वो 3 मंथ से लेकर 3 ईयर तक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मान लो आग लगी, अगर बिजनेस बिल्कुल ही मान लो उसका खत्म ही हो गया तो जो उसका बिजनेस में लॉस हुआ या जो उसको प्रॉफिट का जो लॉस हुआ उसका भी कंपनसेशन है वो कौन देगी? वो कंपनी देगी, इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को प्रोवाइड करेगी। तो ये अपने को चूज करना होता है कि आपको जो लॉस ऑफ प्रॉफिट का जो पीरियड है वो कितना चाहिए। तो ये 3 मंथ से लेकर 3 साल के बीच आप कोई भी चूज कर सकते हो। आगे देखिए, अनलेस एंड अनटिल ए क्लेम बिकम एडमिसिबल। तो जो भी
क्लेम है वो वहां पे क्लेरिफाई होना चाहिए, ठीक है, अंडर ए मटेरियल डैमेज फायर पॉलिसी, कि वो जो क्लेम है वो मटेरियल डैमेज किसके कारण हो रहा है, फायर पॉलिसी के अंतर्गत ही आता हो, ठीक है। द कोरिस्पॉन्डिंग लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी विल नॉट पे लॉस ऑफ प्रॉफिट एज ए रिजल्ट ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशन इज नॉट इंश्योरेबल। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका क्लेम है वो एडमिसिबल हो गया कि हाँ आपका मतलब फायर पॉलिसी के अंतर्गत ही आपका जो है वो डैमेज हुआ है, सभी आपको नॉर्म्स और कंडीशन है वो फॉलो हो रही है, तो उसमें मान लो जो टाइम पीरियड होगा, मान लो कि जैसे यहाँ पे कंपनसेशन के लिए जो मैंने आपको बताया कि जो लॉस ऑफ प्रॉफिट का पीरियड है 3 मंथ से 3 साल के बीच में आप चूज कर सकते हो। तो इस बीच में अगर मान लो कि मार्केट फ्लक्चुएशन हुआ, क्योंकि जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है वो तो बढ़ता है, तो अगर आप वो चाहो कि मुझे इन्फ्लेशन की राशि मान लो दी जाए कि मुझे इतना नुकसान हुआ है, वो यहाँ पे एडमिसिबल नहीं की जाएगी, वो उस टाइम देखा जाएगा जिस टाइम डैमेज हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो भी मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण जो भी लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है वो कंसीडर नहीं किया जाता कंपनी द्वारा। आगे देखिए एक्सक्लूजन अंडर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जो एक्सक्लूजन है यानी किस किस कंडीशन को एक्सक्लूड करती है, यानी मेंशन नहीं करती या मान लो कंपनसेशन नहीं देती कंपनी, तो वो क्या क्या है। तो देखिए जनरल एक्सक्लूजन क्या है, द पॉलिसी डज नॉट कवर, यानी जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है वो क्या क्या कवर नहीं करती, द फर्स्ट अमाउंट ऑफ 5% ऑफ ईच एंड एवरी क्लेम सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ Rs 10,000। तो जो क्लेम की जो अमाउंट होती है वो या तो 5% या फिर क्या हो 10,000 रुपए तक है, तो उसको क्या करेगी, उसको कंसीडर नहीं करेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी लॉस, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है कि कोई भी जो लॉस होता है अगर वो 10,000 रुपए तक है या फिर जो फर्स्ट अमाउंट है वो 5% तक है, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, डैमेज राशि नहीं दी जाएगी। राइजिंग आउट ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, अगर एक्ट ऑफ गॉड के कारण होती है, पेरिल सच एज ए लाइटनिंग, STFI, सब्सिस्टेंस, लैंडस्लाइड एंड रॉक स्लाइड। तो अपने को याद रखना है कि जो फर्स्ट अमाउंट या तो 5% है ईच एंड एवरी क्लेम की, या फिर मिनिमम 10,000 रुपए है, और ये एक्ट ऑफ गॉड के अंतर्गत भी अगर है तो भी मान लो अगर ये अमाउंट उसकी मान लो डैमेज के रूप में आ रही है, तो कंपनी है वो क्लेम की राशि नहीं देगी पॉलिसी होल्डर को, ये अपने को याद रखना है। आगे देखिए द फर्स्ट ₹10,000 फॉर ईच एंड एवरी लॉस अराइजिंग आउट ऑफ द अदर पेरिल, और अगर मान लो कोई अदर पेरिल को फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन किया गया है या फिर अपने बोल सकते हैं इंक्लूड किया गया है, और उसकी अभी जो डैमेज की राशि वो 10,000 रुपए तक है, तो उसको भी क्लेम नहीं दिया जाएगा, यानी 10,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए या फिर 5% से ज्यादा होना चाहिए। और ये एक्ट ऑफ गॉड के अंतर्गत भी अगर कुछ फाइनेंशियल लॉस होता है तो वो भी इसमें मेंशन उसमें कंसीडर किया गया है। तो ये अपने को याद रखना है, अमाउंट 10,000 और 5% ईच एंड एवरी क्लेम, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। आगे देखिए लॉस डिस्ट्रक्शन और डैमेज टू बुलियन और अनसेट प्रीसियस स्टोन्स क्यूरियस और वर्क्स ऑफ आर्ट ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग Rs 10,000, ठीक है। तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत 10,000 रुपए तक जो कंपनसेशन है वो नहीं दिया जाएगा, चाहे वो किसी प्रकार में मान लो मेन्यूस्क्रिप्ट में है, प्लान्स में है, ड्राइंग, स्टैंप, कॉइन, मनी, चेक बुक और अकाउंट एंड अदर बिजनेस बुक, कंप्यूटर सिस्टम रिकॉर्ड या फिर एक्सप्लोजिव। यानी अगर मान लो ये जितने भी प्रकार के डैमेज दे रखे हैं, इसमें अगर कोई भी कुछ भी हैपन होता है तो वो उस कंडीशन में 10,000 रुपए से अगर वो नीचे है तो वो लॉस है, उसको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द पॉलिसी। और ये जो भी मान लो जो डैमेज है वो पॉलिसी में अंतर्गत क्या करता है, ये इंक्लूड किया होता है कि हम इस कंडीशन में जो है वो आपको जो कंपनसेशन है वो नहीं दे सकते। आगे देखिए लॉस और डैमेज टू इंश्योर्ड प्रॉपर्टी इफ रिमूव्ड टू एनी बिल्डिंग और पैलेस अदर देन द इंश्योर्ड परमिस एक्सेप्ट मशीनरी टेम्पररी रिमूव्ड फॉर द रिपेयर फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। तो इसमें क्या है कि अगर मान लो कि फायर और इंश्योरेंस जो फायर पॉलिसी है उसके अंतर्गत मान लो कि कुछ आग लग जाती है, और जो लॉस और डैमेज होता है इंश्योर्ड प्रॉपर्टी का, ठीक है, और अगर मान लो वहां से कुछ सामान रिमूव किया जाता है तो वो रिमूव भी कहाँ किया जाएगा कि अगर मान लो जो रिमूव है वो इंश्योर्ड जो परिसर है, जो परमिसेस होगा उससे अलग अगर किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा,
जो आपको कंपनसेशन है वो नहीं दिया जाएगा। यानी जो आपका जो परिसर है, यानी जो स्थान है जहां का आपका जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कवर है, उससे अगर कुछ चीज बाहर जाती है या फिर उससे बाहर अगर कोई डैमेज होता है तो उसका जो क्लेम है या जो कंपनसेशन है वो कंपनी नहीं देती। और इस कंडीशन में क्या होता है कि एक्सेप्ट मशीनरी टेम्पररी रिमूव्ड फॉर रिपेयर। अगर मान लो कि जिस परिसर में मान लो आपका जितना भी आपका गुड्स है या सामान है उसका मान लो इंश्योरेंस लिया हुआ है, और उसमें मान लो आपके सिर्फ मशीनरी को एज ए रिपेयर के लिए क्या कर सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हो। और दूसरे स्थान पर जाके अगर मान लो मशीनरी में कुछ डैमेज होता है या कुछ लॉस होता है, खराबी आ जाती है, तो उस कंडीशन में कंपनी को क्या होगा, कंपनसेशन या जो क्लेम अमाउंट है वो देनी पड़ेगी। पर ये जो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो आप लेके जाते हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप लेके जाते हो मशीनरी को, तो वो 60 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 60 दिन से ज्यादा आप एक अननोन प्लेस पे नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। ठीक है, कि सिर्फ मशीनरी केसेस में ही क्या है, 60 दिन तक आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी मशीनरी को एज ए रिपेयर के रूप में लेके जा सकते हो। बाकी जो भी प्लेस सिलेक्ट किया हुआ है उस प्लेस, उस परिसर में ही, उस प्रीमिसेस में ही आपका जो है लॉस और डैमेज कंसीडर किया जाएगा, उससे बाहर कंसीडर नहीं किया जाएगा। आगे देखिए, दिस कंडीशन डील्स विद द कैंसिलेशन ऑफ द पॉलिसी बाय आइदर ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। इफ द कैंसिलेशन इज बाय द इंश्योर्ड देन द प्रीमियम इज रिटेन्ड बाय द कंपनी ऑन द शॉर्ट पीरियड बेसिस। द इंश्योरेंस कंपनी कैन आल्सो कैंसल द पॉलिसी बाय गिविंग 15 days नोटिस टू द इंश्योर्ड एंड इन सच केस द प्रीमियम विल बी द रिफंडेड ऑन प्रो रेट बेसिस। तो इसमें क्या होता है कि जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें मान लो 15 दिन का नोटिस देकर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो जो आपका जो इंश्योरेंस कवर है उसको कैंसिल भी कर सकती है। ठीक है, और जो आपका जो प्रीमियम होगा वो प्रो रेट बेसिस पे आपको वापस कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। ठीक है, तो ये कंपनी के हाथ में है कि जो प्रीमियम है वो रिटेन रखना है या नहीं रखना, या फिर जो पॉलिसी है वो कैंसिल करनी है या नहीं करनी। तो ये कंपनी के पास एक पावर होती है कि जो भी पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, और अगर वो उस कंडीशन के अंतर्गत डील नहीं कर रही पार्टी, तो वो क्या कर सकती है, उस पॉलिसी को कैंसिल कर सकती है 15 दिन पहले एक नोटिस देकर, और प्रो रेट बेसिस पे जो उसका प्रीमियम है वो रिफंड कर दिया जाएगा। आगे देखिए, द इंश्योरेंस इज नॉट लाइबल फॉर एनी लॉस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ लॉस अनलेस द क्लेम इज द सब्जेक्ट टू पेंडिंग एक्शन और आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो कोई भी कंपनी है वो अगर लॉस होने के बाद 12 मंथ है, मान लो 1 साल जो बीत गया, ठीक है, उसके बाद में जो लॉस का जो कंपनसेशन है या जो क्लेम है वो देने के लिए कंपनी लायबल नहीं है। बट इसमें मान लो एक कंडीशन है कि या तो आपका केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका जो आर्बिट्रेशन के तहत, मैंने आपको आर्बिट्रेशन बताया था, ठीक है, तो आर्बिट्रेशन के तहत आपका जो केस है वो पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। तो या तो आपका जो प्रोसेस में हो जो भी डैमेज का जो केस है वो, या फिर आपका आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के तहत आता हो, यानी इस आर्बिट्रेशन में आपका जो केस है वो चल रहा हो। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो 12 मंथ एक्सपायरी होने के बाद, यानी जब आपका लॉस अपीयर हुआ उसके बाद में क्लेम की अमाउंट या डैमेज की राशि कंपनी देने के लिए लायबल नहीं है। आगे देखिए, इफ लायबिलिटी इज डिस्क्लेम्ड बाय द इंश्योरर, कि जो लायबिलिटी है वो कंपनी क्या करती है, डिस्क्लेम कर देती है, नेग्लेक्ट कर देती है, एंड द इंश्योर्ड हैज नॉट फाइल ए शूट इन कोर्ट ऑफ लॉ विद इन 12 months ऑफ द डेट ऑफ डिस्क्लेमर। तो कंपनी ने डिस्क्लेम कर दिया जो आपका जो क्लेम था, और उसके 12 मंथ के भीतर अगर आप कोर्ट में कोई जजमेंट नहीं लगाते हो, ठीक है, तो और उसके बाद में अगर आप लगाते हो कोर्ट में 12 मंथ बीतने के बाद, और फिर अगर मान लो कंपनी जो कोर्ट है वो अगर डिसीजन दे भी देती है आपके फेवर में, फिर भी कंपनी लायबल नहीं होगी। यानी कंपनी के डिनाई करने के बाद, क्लेम अमाउंट डिनाई करने के बाद 12 मंथ के भीतर आपको कोर्ट में अपना जो केस है वो फाइल करना होता है, और 12 मंथ अगर बीत गए उसके बाद में अगर करते हो तो भी उस कंडीशन में कंपनी आपको जो क्लेम अमाउंट है वो नहीं देगी। आगे देखिए, एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ क्लेम पेबल, कि जो क्लेम की राशि देनी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी डिस्प्यूट है पार्टी और मान लो पॉलिसी होल्डर और कंपनी के बीच, और जो लायबिलिटी हैविंग बीन एडमिटेड बाय द इंश्योरर,
और जो लाइबिलिटी है उसको एडमिट कर लिया गया है, यानी उसको मान लिया गया है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, shall be referred to a arbitration as per the provision of the Arbitration and the Conciliation Act 1996। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो कि अमाउंट कितनी देनी है या अमाउंट कंपनी मान लो कम दे रही है और पॉलिसी होल्डर ज्यादा की मांग कर रहा है, तो जो दोनों के भी डिस्प्यूट है उसको रिसोल्व करने के लिए एक आर्बिट्रेशन प्रक्रिया होती है। मैंने आपको बताया था कि आर्बिट्रेशन एक प्राइवेट आप बोल सकते हो, एक प्राइवेट मेथड है डिस्प्यूट को रिसोल्व करने का, और जो भी मीडिएटर होता है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। मैंने एमसीक्यूज में आपको ये क्वेश्चन भी दिया था, अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो ये देखिए, आर्बिट्रेशन इज ए प्राइवेट मेथड ऑफ डिस्प्यूट रिसोल्यूशन आउट ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इज फास्टर एंड चीपर देन द प्रोसेस ऑफ द लिटिगेशन। तो जो भी क्लेम अमाउंट है उसको पे करने के लिए एक फास्टर और चीपर मेथड है, ठीक है, और ये एक प्राइवेट मेथड है, ठीक है। और इसमें क्या करता है, जो पॉलिसी होल्डर या जो पार्टी है और इंश्योरेंस कंपनी है उनके बीच में जो क्लेम अमाउंट को लेकर जो डिस्प्यूट होता है उसको रिसोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्राइवेट मेथड होता है इसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन, और जो भी मीडिएटर पर्सन होता है जो आर्बिट्रेशन में यानी जो डिस्प्यूट को रिसोल्व कराता है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। तो ये कोई लीगल पर्सन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट मेथड है तो ये कोई भी हो सकता है। तो आर्बिट्रेटर जो आर्बिट्रेशन के अंतर्गत मीडिएटर के रूप में काम करता है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर, ठीक है। तो याद रखना, क्लेम अमाउंट का जो डिस्प्यूट है उसको रिसोल्व करने के लिए जो प्रक्रिया है वो है आर्बिट्रेशन, जो एक प्राइवेट मेथड है, और ये काफी सस्ता और फास्ट भी है अगर अपने कोर्ट ऑफ लॉ की बात करें उसके कंपैरिजन में। आगे देखिए, अंडरस्टैंड द कवर प्रोवाइड अंडर द स्पेशल पॉलिसी। तो फायर पॉलिसी में एक फ्लोटर पॉलिसी भी होती है, एमसीक्यूज में मैं आपको ऑलरेडी ये करा चुका हूं। तो देखिए, फ्लोटर पॉलिसी क्या होती है, दिस पॉलिसी कवर स्टॉक एट वेरियस स्पेसिफिक लोकेशन अंडर वन सम एश्योर्ड, कि एक सिंगल सम एश्योर्ड के अंतर्गत अगर मान लो किसी पॉलिसी होल्डर के 2 या 3 जगह उसके वेयर हाउस है या गोडाउन है, तो उनको एक सिंगल सम एश्योर्ड के अंतर्गत फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या करते हैं, कवर किया जाता है, ठीक है। कि मान लो कि कोई पर्सन है उसका शहर में मान लो कि अलग अलग मान लो ABC, मान लो ये 3 लोकेशन है, यहाँ पे इसके गोडाउन है, बट ये सिंगल सम एश्योर्ड के अंतर्गत क्या करता है, इनको कवर करना चाहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे फ्लोटर पॉलिसी, ठीक है। द इंश्योर्ड मे हैव स्टॉक इन 2 और मोर गोडाउन, ही इज able to declare for insurance the total value of good in all the godown but not separate value for each godown। अनस्पेसिफाइड लोकेशन आर नॉट अलाउड, जो भी लोकेशन होगी वो स्पेसिफाइड जो कंपनी को आप करोगे वही कवर की जाएगी, अनस्पेसिफाइड लोकेशन अलाउ नहीं है। अगर उसमें कल को फायर आग लगती है और डैमेज होता है तो उसका कंपनी कंपनसेशन नहीं देगी। सिमिलरली इन ए मैन्युफैक्चरिंग रिस्क द स्टॉक इन द प्रोसेस ब्लॉक गो डाउन एंड और इन द ओपन कैन बी कवर्ड अंडर वन सम एश्योर्ड, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि अलग अलग जो डिफरेंट टाइप की लोकेशन है उसको सिंगल सम एश्योर्ड के अंतर्गत कवर करते हैं, तो उसको फ्लोटर पॉलिसी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, डिक्लेरेशन पॉलिसी क्या होती है। To take care of the frequent fluctuation in the stock values, declaration policy can be granted subject to the following condition। तो इसमें जो कंडीशन क्या है वो क्या है, the policy is issued for a sum assured selected by the insured, insurance stipulate a minimum sum assured। तो जो पॉलिसी होती है वो जो सम इंश्योर्ड के अंतर्गत सिलेक्ट की जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक मिनिमम सम इंश्योर्ड होता है। अब इसमें डिक्लेरेशन पॉलिसी में क्या होता है कि इसमें मंथली बेसिस पर यानी मंथली डिक्लेरेशन बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ द वैल्यू एट रिस्क ऑन द ईच डे और हाईएस्ट वैल्यू ऑन एनी डे ऑफ द मंथ शैल बी सबमिटेड बाय द इंश्योर्ड, ठीक है। तो जो इंश्योर्ड पर्सन होता है वो क्या करता है, जो मंथली बेसिस पे जो अपनी डिक्लेरेशन है वो जमा कराता है इंश्योरेंस कंपनी को, और वो बताता है कि किस दिन मेरे गोडाउन में कितना गुड्स है, कितना माल बचा हुआ है, ठीक है, और किस दिन मेरा हाईएस्ट है, किस दिन मेरा लोएस्ट है। तो जब भी मान लो कोई भी इंश्योर्ड पर्सन है, कोई भी पर्सन है जो फायर इंश्योरेंस के अंतर्गत इंश्योरेंस लेता है और उसका जो गोडाउन में माल है वो कम ज्यादा होता रहता है, तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकता है, डिक्लेरेशन पॉलिसी भी ले सकता है, ठीक है। तो उसमें जो सम एश्योर्ड है वो भी फिर घटता बढ़ता रहता है, जिस हिसाब से मान लो माल ज्यादा है तो जो सम एश्योर्ड है वो बढ़ जाएगा, और अगर कम है तो वो सम एश्योर्ड कम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, if declaration are not received within the specified period, the full sum assured under the policy shall be deemed to have been declared। तो अगर मान लो कि स्पेसिफिक पीरियड के बीच में आप डिक्लेरेशन नहीं देते हो कि कितना आपके पास गोदाम में माल है,
तो जो फुल सम एश्योर्ड है उसी को ही सही माना जाएगा। रिफंड ऑफ प्रीमियम ऑन एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन द डिक्लेरेशन कैंसिलेशन शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल प्रीमियम। तो जो रिफंड ऑफ प्रीमियम होता है तो और वो अगर डिक्लेरेशन या फिर कैंसिलेशन हो जाता है, ठीक है, तो उस वो 50% से ज्यादा नहीं होगा, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए मेरीन इंश्योरेंस में आते हैं अपने। मेरीन इंश्योरेंस मैंने बताया कि दो टाइप का है, मेरीन कार्गो इंश्योरेंस और मेरीन हल इंश्योरेंस। तो अपने को याद रखना है कि जो मेरीन इंश्योरेंस है वो ओल्डेस्ट ब्रांच है इन जनरल इंश्योरेंस की। आपसे पूछ ले कि जो ओल्डेस्ट ब्रांच है जनरल इंश्योरेंस की वो कौन सी है, वो है मेरीन इंश्योरेंस। द इंश्योरेंस एक्ट 1938 का सेक्शन 2 है, वो डिफाइन करता है मेरीन इंश्योरेंस को। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जनरल इंश्योरेंस का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 2 के अंतर्गत आता है, और इसमें जो मेरीन इंश्योरेंस है वो 13A में है, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने, सबसे पहले कर लेते हैं मेरीन इंश्योरेंस एक्ट। तो इसमें देखिए जो मेरीन इंश्योरेंस है उसका जो एक्ट है वो है 1963। तो जो मेरीन इंश्योरेंस है वो किस एक्ट पे बेस्ड है, वो है 1963। जितने भी टर्म एंड कंडीशन है, जो नॉर्म्स है, वो इस एक्ट के अंतर्गत आता है। यानी जो मेरीन इंश्योरेंस है वो मेरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो देखिए दिस एक्ट प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ मेरीन इंश्योरेंस बोथ कार्गो एंड हल। तो जो मेरीन कार्गो इंश्योरेंस है और मेरीन हल इंश्योरेंस है, इन दोनों के लिए ही ये जो लीगल फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड करता है। द एक्ट डील विद द बेसिक प्रिंसिपल बेसिस ऑन द वैल्यूएशन अंडर द पॉलिसी बेसिस ऑफ द सेटलमेंट ऑफ लॉसेस। तो जो भी वैल्यूएशन करनी है, जो भी प्रिंसिपल है, ठीक है, मेरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो वो सारे किसके अंतर्गत है, मेरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 में ही आते हैं। तो ये अपने को याद रखना है। तो आपसे पूछ ले कि मेरीन इंश्योरेंस का जो एक्ट है वो कौन सा है, वो है मेरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963। एवरी मेरीन पॉलिसी मस्ट बी द स्टैम्प्ड इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट। तो ये अपने को याद रखना है, जो मेरीन इंश्योरेंस पॉलिसी है वो स्टैम्प किसके अंतर्गत होती है, इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंतर्गत। अब कुछ इसमें क्लोज है, ये अपने पढ़ लेते हैं। तो फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी द इंस्टीट्यूट कार्गो क्लोज। तो ये अपने को याद रखना है, ICC इंस्टीट्यूट कार्गो क्लोज आर यूज्ड। तो जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए जो क्लोज है वो कौन सा यूज किया जाता है, इंस्टीट्यूट कार्गो क्लोज यानी ICC। दीज क्लोज आर ड्राफ्ट बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द लंदन अंडरराइटर। तो ये जो ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया, ये ILU द्वारा तैयार किया जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन अंडरराइटर, क्योंकि सबसे पुराना भी यही था। आगे देखिए, एंड आर द यूज्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज इन ए मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉर इनलैंड ट्रांजिट रिस्क। इंडियन इंश्योरेंस यूज द क्लोज ड्राफ्ट अर्लियर बाय टैरिफ एडवाइजरी कमेटी। तो जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो मान लो जो क्लोज है वो इंस्टीट्यूट कार्गो क्लोज, जो ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन अंडरराइटर। ये इंडिया और अदर कंट्री द्वारा इसी ड्राफ्ट का यूज किया जाता है। बट जो इनलैंड ट्रांजिट है, ठीक है, जो मान लो अपने देश के भीतर जितने भी गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो उसके लिए इंडियन जो इंश्योरेंस है वो कौन सा क्लोज यूज करते हैं, जो क्लोज टैरिफ एडवाइजरी कमेटी द्वारा बनाया गया है। तो ये अपने को याद रखना है कि जो टैरिफ एडवाइजरी कमेटी ने जो क्लोज बनाया है वो इनलैंड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, ये अपने को याद रखना है।